हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे अपना कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। कैपेसिटेंस स्टार्ट करने के पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जब हम कंडक्टर में आपको बता रहा था तो कंडक्टर पे मैंने क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और जब हम कंडक्टर को चार्ज देते जाते हैं तो उस कंडक्टर की एक लिमिट होती है कि वो एक लिमिट तक चार्ज लेता है, उसके बाद अगर हम उसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसका लीक आउट हो जाता है। वो चार्ज क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाता है। तो जब चार्ज लीक आउट हो जाता है तो इसका मतलब हम उसको फर्दर कितना भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज उस पर रहेगा नहीं, वो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर हम चार्ज दे देते हैं तो वो क्या करेगा, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो पोलराइज होकर टूट जाएंगे, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाएंगे और उसके चार्ज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा। तो हमारा कंडक्टर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको अगर हम लोग समझें तो मैंने क्या बताया था, जैसे आपको ये कोई हमारा रैंडम शेप का अगर कैपेसिटर है, रैंडम शेप का हमारा कंडक्टर है, तो इसको अगर हम मान लो चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज क्यू हम दे रहे हैं इसको, तो वो क्या होगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। जैसा कि हमने कंडक्टर के केस में देखा था, कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि ये चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है चार्ज की, जहां पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कम होता है, वहां पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर हम चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं तो आप जानते हो किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब बताओ यहां अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण अगर मीडियम में कोई पार्टिकल है तो मीडियम का पार्टिकल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मीडियम का पार्टिकल आपका क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। कैसे पोलराइज होगा मीडियम का पार्टिकल, अगर आप देखोगे तो ये किस में होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये सब जगह पे पोलराइज होगा। मैं सिर्फ आपको इतनी जगह का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताओ अगर आप क्यू बढ़ाते जाओ तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये पार्टिकल जो होंगे वो टूट जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएंगे। अब टूटने के बाद क्या कंडीशन होगी, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये मूव कर जाएगा हमारा किस पे, कंडक्टर पे। ये मटेरियल हमारा जो बाहर में था, जो हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था, अब ये क्या बन जाएगा, एक कंडक्टिंग मटेरियल बन जाएगा और क्या करेगा, इस कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो हम उससे ज्यादा एक्सेस चार्ज यहाँ पे दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चार्ज स्टोर करने की इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी इसकी लिमिट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी कैन चार्ज अ कंडक्टर टू अ सर्टेन लिमिट, अब ब्रैकेट में कर दो आप, till the breaking strength, till the breaking strength, till the breaking strength of the dielectric medium, जो हमारा मीडियम है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक हम क्या कर सकते हैं,
इसको चार्ज दे सकते हैं, उसके आगे अगर हम चार्ज देंगे तो क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस क्या है, ये एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है ना। ये क्या होती है, कंडक्टर की एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करता है, चार्ज को होल्ड करके रखता है, चार्ज को अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, घर में क्या बना रहता है, एक स्टोर रूम बना हुआ होता है। स्टोर रूम में आप क्या करते हो, जो भी आपके सामान रहते हैं सब ले जाते हो, आप स्टोर रूम में रख देते हो। जितने भी सामान रहते हैं घर में तो उनको हम स्टोर रूम में रख देते हैं और उस रूम को हम बोल देते हैं ये हमारा स्टोर रूम है। ठीक है, उसी तरह से कैपेसिटेंस क्या होता है, वो आपका स्टोर रूम होता है, चार्ज का स्टोर रूम। ठीक है ना, वो क्या होता है, उसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो उसकी वजह से क्या करेंगे, हम उसमें चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। अगर कुछ अमाउंट ऑफ हम चार्ज देंगे उसमें तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा और जब हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी तब हम उसी चार्ज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटेंस इज ए storage of charge. Capacitance is a property by which a conductor can store certain amount of charge at its surface or you can say its volume. ठीक है ना, इसके वॉल्यूम पे या सरफेस पे वो चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इतना आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको कैपेसिटेंस बताता हूं। चलो लिख लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस हमारा होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ an object by which it can store certain amount of charge। ठीक है, इट कैन स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। अब दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्या करता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उस पे भी ये डिपेंड करता है। ये हम अभी बाद में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और उसके कारण कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, या तो फिर जब हमें इसका टॉपिक आएगा तो वहां पे हम लोग देखा जाएगा इसको। तो अभी के लिए इतना आप लिख लो पहले फटाफट। फिर अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस जो होता है वो होता क्या है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देखो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या किया, क्यू चार्ज दे दिया। इस पे हमने क्या किया, कैपिटल क्यू में ले रहा हूँ, कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया। तो इस पे क्या हुआ होगा, कुछ पोटेंशियल वी हुआ होगा, कुछ पोटेंशियल इसका बढ़ा होगा, है ना। कुछ पोटेंशियल, जितना ही चार्ज हम इसको सप्लाई करते जाएंगे उतना इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल टू C इंटू V। ये फॉर्मूला मेरा आता है, जहां पे C क्या है, C हमारा है कैपेसिटेंस। C क्या है हमारा, कैपेसिटेंस है, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटेंस है। और C का यूनिट अगर हम लिखें, यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। और इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैरड, फैरड बोलते हैं हम उसको, FARAD, फैरड, ठीक है। इसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका यूनिट है, SI यूनिट जो होता है वो कूलम पर वोल्ट और फैरड होता है, ठीक है। इसका ये यूनिट होता है। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे लगता है। कैपेसिटर को हम देख लेते हैं पहले, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, हम सर्किट में कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर सर्किट में कैपेसिटेंस लगाया हुआ है तो उसको हम कैसे वो चार्ज होता है सर्किट में, ठीक है ना। ये चीजें हम देखेंगे। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन इन द सर्किट, रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें कैपेसिटेंस का, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। कुछ कुछ जगह पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये प्लस होता है और माइनस को हम थोड़ा कर्व सरफेस से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से अगर आपको मिलता है तो आप क्या समझोगे कि वो क्या है, कैपेसिटेंस। यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एक हो सकता है, कोई भी नेगेटिव। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन हमारा सही है, ये भी रिप्रेजेंटेशन हमारा सही है। कहीं पे ऐसा दिया रहता है, कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कैपेसिटेंस इन सर्किट हम देखते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर इन अ सर्किट, कैपेसिटर इन अ सर्किट। एक सर्किट में कैपेसिटर हमारा कैसे लगा था, जैसे ये है तो इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी क्या है, बैटरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है और जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से दिखाते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, मान लो हमने मान लिया इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो होता क्या है, बैटरी जो होता है इसमें से ये अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पुल करता है और यहां से ले जाके इलेक्ट्रॉन को कहां रख देता है, इस वाले प्लेट पे। यहां से पुल करके ले आता है और वापस ले जाके कहां पे रख देता है, दूसरी वाली प्लेट पे ले जाके रख देता है, ठीक है। तो बैटरी कुछ काम करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा, कुछ वर्क उसको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को पुल करने में और वापस ले जाके दूसरे प्लेट में रखने में कुछ वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, जिस साइड से ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है उस साइड पे कैपेसिटर पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस साइड पे ये ले जाके रखता है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज।
तो जहां से ये ले गया चार्ज को, उस पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये दूसरी प्लेट पे जाके रखता है तो इस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। अगर इस पे हम चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू आया, तो इस पे चार्ज क्या होता है, अगर ये कैपेसिटर है तो इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, ठीक है ना। दोनों प्लेट पे सेम चार्ज होते हैं, बट पोलैरिटी उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, और उनकी पोलैरिटी अलग अलग होगी। तो ये सर्किट में इस टाइप से हमारा कैपेसिटर लगता है। तो बैटरी क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करके एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे प्लेस करता है, उसको धक्का देके दूसरे प्लेट पे पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, और उसमें से कुछ अमाउंट, जो बैटरी जितना वर्क करता है उसमें से कुछ अमाउंट कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, और बाकी का अमाउंट हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है ना, वर्क करने में, हीट में और दूसरी चीज़ों में वो डिसिपेट हो जाता है। तो बैटरी का जितना वर्क होता है उसका कुछ अमाउंट स्टोर होता है और कुछ अमाउंट डिसिपेट हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट स्टोर होता है और कितना अमाउंट बैटरी का डिसिपेट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। अगर हम यहां से क्या करते हैं, अगर हमें C निकालना है तो Q बाई V, ये फॉर्मूला आएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। तो कहीं पे भी अगर हमें चार्ज मिल जाए और उसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितना आएगा, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कितना होता है, Q बाई V, यही तो होता है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है D, और जिसका एरिया कितना है, A गिवन है, एरिया A है और बीच का सेपरेशन कितना है, D। और इस पे क्या चार्ज है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है। अगर इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, तो आप जानते हो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं E मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वही तो मिलता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब सिग्मा की वैल्यू आप रख दो, सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, यही आएगी। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से क्या करो, E की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। V कितना आएगा, V का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आएगा, E इंटू डी, यही तो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो क्या होता है, कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये बहुत ही लार्ज इसका एरिया है तो इसके कंपेयर में ये D अगर बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। यही आप पढ़े हो, पहले मैंने आपको बताया भी था पैरेलल प्लेट्स में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती हैं, ठीक है ना। तो E इंटू डी आएगा। अब मैं V का अगर वैल्यू निकालूं, V मेरा कितना आएगा, E की वैल्यू रख दो, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर दो आप, कैपेसिटेंस आपको इसका निकालना है, C क्या है, इसका कैपेसिटेंस है। अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, Q बाई V कर दो, क्या करोगे आप, Q बाई V। तो वैल्यू रख दो Q डिवाइडेड विद V की वैल्यू रख दो, V कितना है, QD बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू D बाई A एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा हमें, ठीक है।
अब यहां से बताओ, यहां से क्या होगा, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो Q और Q आपका कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। अगर क्या है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आप बताओ इसमें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और ये Q और V से फ्री है, Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो वो क्या होता है, प्लेट के, या फिर आप बोल सकते हो जो जिसका भी आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हो किसी भी कंडक्टर का, उसके क्या होता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कैपेसिटेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो इसको आप लिख लो फटाफट, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं इसके आगे बताता हूं, इसके आगे क्या दिया हुआ है, ये जो कैपेसिटर हमारा होता है, कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहां पे ऐसे आती हैं इनसाइड जब आप देखोगे, लेकिन जब आप एजेज पे जाते हो, ये इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, लेकिन जब आप एजेज पे देखोगे, इसके बिल्कुल एज पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब क्या होती है, पैरेलल नहीं रहती हैं, ये कुछ कर्व्ड हो जाती हैं, ठीक है ना, और ये कुछ बाहर तक जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इस फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से आप देखोगे कि जब हम इसके पास में कोई डाइलेक्ट्रिक लाते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको पुल करता है, उसको इनसाइड खींचता है उसको, ठीक है ना। तो ये फ्रिंजिंग फील्ड्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसके अगर एजेज पे देखोगे तो कुछ इस टाइप का फील्ड बनता है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल ही होती हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में हमेशा पैरेलल नहीं होती हैं, उनकी एंड पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फ्रिंजिंग फील्ड्स लाइन होती हैं, जो क्या होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फटाफट आप कर लो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं। अब देखो, अब क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो उसका कोई रिलेटिव परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, तो उसके कारण क्या आएगा, अगर हम कैपेसिटेंस C देखें और रिलेटिव परमिटिविटी अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, इफ कैपेसिटर, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इफ कैपेसिटर इज इन अ मीडियम, किसमें है वो, एक मीडियम में है, तो क्या होता है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ठीक है ना, ये आ जाती है कैपेसिटर की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के अगर हमारे पास कैपेसिटर अगर दिए हुए हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो उनका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट का तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर कोई सिलिंड्रिकल अगर ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये इसका इनर रेडियस है सपोज ए, इनर रेडियस ए है, और यहां पे ही इसका आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस इसका है बी, ठीक है। आउटर रेडियस इसका गिवन है, कितना है, बी है।
आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, बी दिया हुआ है, ठीक है। यहां से सेंटर से अगर हम देखें तो इसकी रेडियस कितनी है, बी। अब हमें क्या बताना है, इनसाइड अगर हम इस पे देखें, इस पे चार्ज हम क्या मान रहे हैं, इस पे इनर वाले पे हमने चार्ज मान लिया क्यू, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, ठीक है, माइनस क्यू आएगा। तो इसके बीच में रेडियल डायरेक्शन में क्या होंगी, फील्ड्स होंगी, फील्ड लाइंस होंगी रेडियल डायरेक्शन में। और ये एल लेंथ का हम मान रहे हैं, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का, ठीक है, समझ आया आपको, एल लेंथ का है। और इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, a माइनस बी होगा, इसकी रेडियस a है और बड़े वाले की रेडियस है b, तो बीच का सेपरेशन अगर हम देखें तो b माइनस a होगा, यही तो होगा। अब हमें निकालना है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E आएंगे। अब इसके कारण हमें निकालना है कि क्या आता है इसका कैपेसिटेंस। अगर इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये एल लेंथ है तो आप बताओ चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितनी आ जाएगी इस पे, क्यू बाई एल आ जाएगी, क्यू बाई कैपिटल एल, ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ जाएगी। अब लैम्डा के कारण आप जानते हो, अगर किसी इनर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है बताओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनर पॉइंट पे अगर आप देखो तो 2k लैम्डा बाई आर आती है। मैंने मान लिया इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, r डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्सिस से r डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r, यही तो आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना हुआ v निकालना हुआ तो हम क्या करें, इसी को इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, a से b तक इंटीग्रेट कर दें और क्या कर दें, ये माइनस होता है k लैम्डा बाई r इंटू डी आर कर दें, e डॉट डी आर, यही तो होता है ना, e डॉट डी आर यही होता है। अब हम इसी से कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यू आएगी, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, e की वैल्यू आप रख दो 2k लैम्डा बाई r, यही तो आएगी, इंटू डी आर, ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे रखो, माइनस 2k लैम्डा आप बाहर ले सकते हो, 2k लैम्डा आपका बाहर हो गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाई डी आर बाई आर कितना आ जाएगा, ln r मिल जाएगा आपको, ln r मिलेगा, a टू b आ जाओगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, माइनस 2k लैम्डा ln b बाई a मिल जाएगा, ln b माइनस ln a मिलेगा, फिर आप उसको b बाई a कर सकते हो, ln b माइनस ln a मिलेगा, ठीक है। इसको लॉन भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको लॉन b माइनस लॉन a ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैं इसको ln बोलता हूँ इसलिए मैं ln प्रोनाउंसिएट करता हूँ जब भी बताता हूँ आपको। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, q बाई एल आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ln b बाई a, यही तो मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी। अब अगर 2 से इसको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर हम v का मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें कितना मिलेगा बताओ आप, v का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मिल जाएगा हमें q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ln b बाई a, यही तो मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, आप इक्वेशन नंबर 1 आपने मान लिया। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली आप जानते हो क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे क्या आप करोगे, Q बाई V से आप निकालोगे, तो Q डिवाइडेड विद V की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, Q इंटू 2 पाई L, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ln b बाई a, यही तो मिलेगा ln b बाई a, ठीक है ना।
अब यहां से Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड विद लॉन B बाई ए, ln B बाई ए मिल जाएगा आपको। ये क्या आ गया आपका, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक, A से B तक में आपको इतना इसका क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आता है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे देखते हैं, ये हमारा एक स्फीयर है और ये हमारा एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है। दो स्फीयर हैं हमारे पास, पहले वाले की रेडियस कितनी है, A है, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, B है, ठीक है। क्या करना है, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक से चार्ज निकालेंगे और दूसरे पे रख देंगे। तो इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज मान लिया और ये चार्ज हम किस पे ट्रांसफर कर दिए, ये माइनस क्यू इस पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो अगर मैं निकालूं इसका कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको मैं 2 अगर बोल दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम निकालेंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एट 1 अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, यही तो मिलेगा मुझे। इनर के कारण के क्यू बाई ए मिलेगा, आउटर के कारण माइनस के क्यू बाई बी मिलेगा। अब अगर मैं V2 निकालूं, पोटेंशियल एट 2, तो क्या मिलेगा मुझे, के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी, यही तो मिलेगा। के क्यू बाई बी इनर के कारण आएगा और आउटर के कारण माइनस के क्यू बाई बी, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर मैं डेल्टा V लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ आप, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, यही तो मिलेगा। अब मैं यहां से लिख लूं पोटेंशियल को और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूं, तो V कितना मिलेगा, के क्यू बाई, के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूं, के क्यू को मैंने बाहर ले लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q मिलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/a माइनस 1/b, ये मिल जाएगा। अब अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है C कितना आता है, Q डिवाइडेड विद V। अब वैल्यू आप रख दो, Q की वैल्यू Q और इसको डिवाइड कर दो आप, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a माइनस 1/b, यही मिलेगा आपको। Q से Q आपका कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया बताओ आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से इसका एलसीएम ले लो आप, तो AB आएगा, AB आपका ऊपर चला जाएगा, AB डिवाइडेड विद B माइनस A, समझ आया। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण। कोई भी अगर स्फेरिकल सेल सिस्टम आपको दिया हुआ है तो आप कैपेसिटेंस इसी तरीके से निकाल सकते हो। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, सिर्फ एक सेल के कारण अगर मुझे निकालना है कि सिर्फ एक सेल के कारण कितना कैपेसिटेंस आएगा, सिर्फ अगर एक सेल मुझे गिवन है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली सेल का इसको क्या करूंगा, मैं इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊंगा। यहां मैं क्या करूंगा, कैपेसिटेंस जो मेरा C आया है, इसमें मैं अगर लिमिट लगा दूं, लिमिट B टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर B को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, इन्फिनिटी तक मैं लेके चला जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक सेल के कारण मिल जाएगा, कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस उसका। तो मैं क्या करूंगा, B टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A,
क्या आएगा, b माइनस ए। अब मैं क्या करूं, सभी दोनों साइड को b से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये कितना मिलेगा मुझे, लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a मिलेगा। और b से मैं नीचे भी डिवाइड कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस ए बाई बी मिल जाएगा, यही मिलेगा। अब बताओ, अगर b को मैं इन्फिनिटी रख दूं यहाँ पे, अब तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। a बाई बी, बी आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो a बाई बी की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को, ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं c की वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ये आ गया आपका क्या, कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा, अगर किसी एक सेल के कारण सिर्फ आपको देखना है, ठीक है ना, किसी एक सेल के कारण अगर आपको देखना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कर लिया, चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप लोग खुद से ट्राई करना। जो मैंने एक सेल का सिर्फ आपको बताया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a जो आ रहा है, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक स्फेरिकल सेल आपको दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, a है, उस पे आप चार्ज q मान लो, चार्ज क्या मान लो आप कि इस पे चार्ज कितना है, q है, प्लस q मान के आप इसका पोटेंशियल लिख लो kq बाई a। अब इससे आप निकाल लो kq बाई a से आप निकाल लो कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो अगर मैं c लिखूं तो कितना मिलेगा मुझे, q बाई v, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, q बाई v की वैल्यू kq बाई a, q से q कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया मुझे, a बाई k, a बाई k की वैल्यू रखूंगा मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो c मुझे कितना मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ये इससे भी आप निकाल सकते हो कि किसी एक सेल पे कितना उसका क्या आएगा, कैपेसिटेंस कितना आएगा, अगर एक सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि क्या चेंज आएगा, कुछ कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनमें क्या क्या चेंज आएगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, बी दिया हुआ है आपका पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सी दिया हुआ है आपका चार्ज कितना चेंज हो जाएगा, और डी दिया हुआ है आपका सपोज कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, और डी सी तक, चलो इतना ही हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इन तीनों में हमें बताना है कि कितना चेंज आएगा। अगर क्या करते हैं हम, पहली कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, इफ V इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम A to 2A, फ्रॉम A to 2A अगर हम सरफेस एरिया कर देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इफ वी रिड्यूस द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स फ्रॉम D to D/2, D to D/2 अगर हम सेपरेशन
कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल पे, चार्ज पे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बैटरी क्या है आपकी, कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी क्या रहती है, इस पे कनेक्ट रहती है, बैटरी कनेक्टेड रहती है। तो आपको बताना है कि अगर इसमें पहला चेंज करेंगे तो इन तीनों में कितना चेंज आएगा, और इसमें दूसरा चेंज करेंगे तो इन तीनों में कितना चेंज आएगा, ये आपको बताना है। फटाफट आप सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। यहां पे आप एक चीज और लिख सकते हो, डी क्या आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी हमारी अगर कनेक्टेड है, तो अगर बैटरी हमारी कनेक्टेड है तो हमने मान लिया इनिशियली, हमने क्या माना, हमें क्या क्या निकालना है, सी वी क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इतनी चीजें हमें निकालनी है। हम पहले इनिशियली मान रहे हैं, इनिशियली पहले मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो C की वैल्यू मैं मान रहा हूं कितना दिया हुआ है, C पोटेंशियल मेरा कितना है V, चार्ज कितना है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E है, ठीक है। अब मैं फाइनली जब देखूंगा, फाइनली पहली कंडीशन में क्या है आपका, बैटरी आपकी कनेक्टेड है। बैटरी आपकी अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं, V तो V ही रहेगा, ठीक है ना, V आपका V ही रहेगा। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहली कंडीशन में अगर इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम A टू 2A, अगर हमने A से 2A कर दिया तो कितना मिलेगा हमें कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताओ आप, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। अगर हम सरफेस एरिया 2A कर दिए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा, और ये पोटेंशियल आपका V है। तो चार्ज आपका कितना हो जाएगा बताओ आप, यहां इस फॉर्मूले से आप निकालो Q इक्वल टू CV। तो अगर आपको क्या निकालना है, चार्ज Q निकालना है, C आपका कितना हो गया, डबल हो गया, तो 2C, और पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हुआ है, V ही है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2Q, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 2Q, ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, 2Q हो गया चार्ज। अब बताओ अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप निकाल सकते हो कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ आप। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो E किस पे डिपेंड करता है, E होता है आपका V बाई D, यही तो होता है। अब V आपका कांस्टेंट है और D को आपने अभी चेंज कुछ किया नहीं है, D को आपने चेंज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ आया। ये आपका इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आपको गिवन है, ये कंडीशन आएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब चलो मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, जब हमारे यहाँ इफ वी रिड्यूस द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स फ्रॉम D टू D बाई 2। अब हम क्या करते हैं, D से D बाई 2 अगर सेपरेशन कर देते हैं तब क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम सारी चीजें देखेंगे, C, पोटेंशियल V, और चार्ज Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये चारों हम देखेंगे, ठीक है ना, क्या चेंज आता है इनमें। इनिशियली और फाइनली हम देखते हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियली, ठीक है, यहां हम लिखेंगे फाइनली। फाइनली क्या आएगा, पहले इनिशियली मैं मान रहा हूं ये C है, ये V है, ये Q है, और ये E है, ऐसे ही गिवन है हमें। इनिशियली ये इतना गिवन है, ठीक है। अब हमें बताना है फाइनली क्या आएगा, चेंज कितना आएगा इनमें, ठीक है। तो पहले अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन D बाई 2 कर देता हूं, तो आप बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर कैपेसिटेंस आपने D बाई 2 कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन D बाई 2 कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और बैटरी यहाँ पे अभी कनेक्टेड है, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल कितना रहेगा, V ही रहेगा।
अब अगर V पोटेंशियल है और ये 2C हो गया तो आप चार्ज बताओ Q डैश कितना हो जाएगा, 2C इंटू V, तो कितना आ गया 2Q, चार्ज कितना हो गया 2Q चार्ज हो गया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, V बाई डी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या किया, V तो आपका कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट है, लेकिन D को आपने क्या कर दिया, D बाई 2 कर दिया, तो कितना मिल जाएगा 2V बाई डी मिल जाएगा। अगर आपने इसको D बाई 2 कर दिया तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं E डैश, अगर मैं लिखूं इसको मैं D डैश करता हूं तो इसको मैं D बाई 2 यहां पे करूंगा, D बाई 2, तो आपको E डैश कितना मिल गया बताओ आप, 2 टाइम्स ऑफ E, कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल, 2 टाइम्स ऑफ E मिल गया। समझ आया आपको? इतना फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर क्या किया जाए, इसको चार्ज कर दिया जाए, पहले हमने चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी हमारी डिसकनेक्ट हो गई तो हमें क्या बताना है, सारी चीजें हमें फिर से वही बतानी है, C, V, Q और E, इन चारों पे क्या फर्क पड़ेगा जब बैटरी हम डिसकनेक्ट कर देंगे। तो बताओ आप क्या कंडीशन आएगी। इसको मैं रब कर देता हूं, आप फटाफट तब तक सॉल्यूशन अपना लिख लो, फिर मैं उसके बाद बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखता हूं सॉल्यूशन में, मैं पहले फर्स्ट देखता हूं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या है आपका, सेपरेशन A से 2A कर दिया आपने, ठीक है। तो अगर A से सेपरेशन 2A कर दिया तो इनिशियली और फाइनली, इनिशियली और फाइनली हम देखते हैं क्या कंडीशन आएगी, ठीक है। अब सेपरेशन आपने कितना कर दिया, A से 2A कर दिया, ठीक है। A से क्या कर दिया 2A, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। अब पोटेंशियल को अभी हमें देखना पड़ेगा कितना आएगा, और चार्ज हमने पोटेंशियल इनिशियली कितना माना है, इसको तो हम इनिशियली कर रहे हैं ना, तो इसको आप C रखो, इसको V रखो, इसको Q रखो और इसको E रखो, यही वैल्यू रखो आप। अब हमने जब फाइनली जब 2A कर दिया पहले कंडीशन में, तो ये कितना हो गया 2C हो गया। पोटेंशियल को अभी हमें देखना है, क्योंकि अब हमने बैटरी अपनी डिस्कनेक्ट कर दी। अगर हम चार्ज को देखें तो अब चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो अब चार्ज यहां से कहीं पे जाएगा नहीं, तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब भी रहेगा, क्यू रहेगा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, Q इक्वल टू CV से देखते हैं। V अगर हम निकालें तो कितना होता है Q बाई C। तो अब हमारा क्या है, Q हमारा सेम रह रहा है, लेकिन पोटेंशियल कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2C। तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई 2C। तो इसको हम अगर करें तो कितना मिल जाएगा, V बाई 2। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा V बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 2C हो गया, ये Q ही रहा, तो कितना हो जाएगा V बाई 2 हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, V बाई डी, V बाई डी क्या है, इनके बीच का सेपरेशन है। अब पोटेंशियल हो गया V बाई 2, अगर V बाई 2 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ कितनी हो जाएगी, पहले E थी, अब D को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, हमने V को V बाई 2 कर दिया, तो V बाई 2D, तो कितना हो जाएगा E बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, E बाई 2, ठीक है। इतना फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको दूसरी कंडीशन में बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं दूसरी कंडीशन में यहां पे लिखता हूं इनिशियली और फाइनली क्या क्या चेंजेज आते हैं इसमें। तो अगर मैं कंडीशन 2 में लिखूं, क्या क्या लिखना है आपको, C, V, Q एंड E, 4 आपको लिखने हैं, ठीक है।
अब मैं देखता हूं यहां इनिशियली और फिर देखता हूं मैं फाइनली। ये गिवन है, ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या मानता हूं, ये C था, ये V था, ये Q था और ये E था, ठीक है ना, यही थे हमारे। अब बताओ आप, अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो और इफ वी रिड्यूस द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स फ्रॉम, यहां फ्रॉम करना, फ्रॉम D टू D/2, अगर आपने सेपरेशन D/2 कर दिया तो आप बताओ पोटेंशियल Q तो Q ही रहेगा आपका, क्योंकि आपने बैटरी सेपरेट कर दी तो Q आपका कहीं नहीं जाएगा, Q आपका वही रहेगा। अब हम C पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अगर C हमारा कितना होता है, 2ε0 A/D होता है, यही तो होता है। अब D को आपने D/2 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ε0 A/D हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे, D डैश, इसको आप यहाँ पे लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे, ये D डैश है तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना मिल गया, 2C, ये कितना हो गया, 2C हो गया। अब C आपका 2C हो गया, ये आपका Q हो गया। तो अब आप Q इक्वल टू CV से आप निकाल लो कि V आपका कितना आएगा, V कितना आ जाएगा बताओ आप, Q/C, Q/C से आप निकालोगे तो Q कितना दिया हुआ है, Q तो आपका सेम रह रहा है और C आपका कितना हो जा रहा है, 2C, यहाँ पे C डैश आप रखो इसको, तो ये हो जा रहा है 2C, तो हाफ इंटू V, तो कितना हो जाएगा ये V/2। उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, V डैश बाई D डैश, हम मान रहे हैं। V हमारा कितना हो गया, V/2 हो गया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, D/2, कितना हो गया, D/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें, V/D, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना रहेगा, E ही रहेगा, ठीक है ना। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या कंडीशन आएगी अगर हम चेंज करते हैं तो, ठीक है ना। चलो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्लेट्स का अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या तो हम सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन आती है कैपेसिटर के केस में, ठीक है ना। तो उस चीज को हम एनालाइज करेंगे। मेंस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या दिया हुआ है, इसमें पैरेलल में कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 कैपेसिटर मैं ले रहा हूं। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और इनको हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब कि जो पोटेंशियल एक कैपेसिटर के क्रॉस है, C1 हमने बोल दिया, इसको C2 हमने बोल दिया, इसको C3 बोल दिया, तो जो पोटेंशियल एक कैपेसिटर के क्रॉस है वही सभी के क्रॉस होना चाहिए, तभी हम उनको बोलेंगे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इनके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, तीनों के क्रॉस सेम है पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिमूव करना है एक सिंगल कैपेसिटर से, एक सिंगल कैपेसिटर से रिमूव करना है जिसका पोटेंशियल कितना हो, V हो, और इसका वैल्यू कितना है, C इक्विवेलेंट हो। तो हमें इसको रिमूव करके ये चीज बतानी है हमें कि क्या आएगी। तो अब बताओ, अगर मैंने मान लिया इस पे चार्ज कितना गया, Q1, इस पे चार्ज गया Q2, इस पे चार्ज गया Q3, तीनों पे चार्ज Q1, Q2, Q3 गए, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे टोटल चार्ज कितना गया, Q गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूँ मैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूँ, यही तो टोटल चार्ज होगा Q। तो Q को अगर मैं लिखूँ तो Q हमारा कितना है, C इक्विवेलेंट इंटू V, पोटेंशियल आपका हर जगह सेम है, तो ये कितना मिलेगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये मिल जाएगा आपको,
ठीक है। अब यहां से अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो V हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप निकालो C इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा बताओ आप, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आपको? ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कितना आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 से ज्यादा कैपेसिटेंस हैं तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Cn। जितने भी आपकी कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। समझ आया? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलने का क्या मतलब हुआ कि हम कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि अगर हम देखें तो उसमें से क्या रहे, अगर देखो कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। तो इनको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर इस तरीके से ये कनेक्ट हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इस केस में क्या होता है कि जो सपोज एक चार्ज यहाँ पे हमारा Q गया, वही चार्ज सब पे हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -Q, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q, ठीक है ना। एक चार्ज जो हमने दिया, जो यहाँ पे हम एक पे चार्ज देंगे, वही चार्ज सारी प्लेट्स पे आ जाएगा, सिर्फ उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आया? अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो हमें इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, C इक्विवेलेंट हो और पोटेंशियल इसका कितना हो, V हो। तो अगर हम यहां से निकालें, बताओ अगर इसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं V1, इसका मैं मान लेता हूं V2 और इसका मैं मान लेता हूं V3, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं V लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 मैं लिख सकता हूं, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस यही आएगा। अब क्या हो, फॉर्मूला हमारा होता है Q इक्वल टू CV। तो अगर मैं V निकालूं तो Q बाई C मिल जाएगा हमें। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ आप, यहां से मुझे मिलेगा Q, क्योंकि जो चार्ज हमने एक पे दिया है वही सभी पे चला गया है चार्ज, तो यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे -Q होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने चार्ज दिया वो सभी पे गया है, तो Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। समझ आया आपको? ये आ जाएगा। अब बताओ इस कंडीशन में अब क्या होगा, Q को आप कॉमन लेके क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। अब अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं, n कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट उसका कितना मिल जाता है बताओ आप, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई Cn। अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं तो उनका इक्विवेलेंट अगर उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इतना आएगा। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे आप लिख लेना इसको सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये पैरेलल था, ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन था ये आपका, ठीक है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पैरेलल और सीरीज पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखेंगे कि उसमें हमें और क्या क्या कर सकते हैं हम। चलो तो देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, कुछ कैपेसिटर ऐसे गिवन है आपको,
ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। ए बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, सभी का सी गिवन है। आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। ठीक है, तो फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ। चलो कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं आपको। ये तीनों देखो किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो अगर ये सीरीज में है तो इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा। अगर आप 1/c इक्विवेलेंट करोगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c तो 3/c आएगा। c इक्विवेलेंट को आप ऊपर ले जाओगे तो कितना मिलेगा, c इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा c/3। ठीक है, और ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में है। इनका कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो c/2 मिल जाएगा। ठीक है, 1/c प्लस 1/c इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट करोगे आप तो 2/c आएगा। c इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, c/2, और ये कितना है, c दिया हुआ है। तो अब ये तीनों आपके किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो कंप्लीट अगर c a b के बीच में देखूं, c इक्विवेलेंट a b के बीच में, तो क्या आ जाएगा, तीनों अब पैरेलल में हो जाएंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें, अभी मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं फिर आपको समझ आएगा। कुछ ऐसी कंडीशन अब आ जाएगी, है ना। ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। यहाँ C है, ये c/2 है और ये c/3 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ आप। तीनों को आप ऐड कर दो, C प्लस c/2 प्लस c/3, यही तो करोगे आप। अब आप क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से आप मल्टीप्लाई करके या तो इसका आप एलसीएम निकाल लो। पहले 6 आ गया तो इसमें कितना आ जाएगा, 6c प्लस 3c प्लस 2c कितना आ गया बताओ, 11c/6। ये आ गया आपका C इक्विवेलेंट। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल कैपेसिटेंस पे, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं रब कर रहा हूं, इसको कर लिया होगा आपने। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कुछ इस टाइप की कंडीशन आपको दी हुई है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इसको मान लो आप पॉइंट A और इसको मान लो आप पॉइंट B। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड मान लो इसको, और ये कितना दिया हुआ है, ये भी है आपका 2 माइक्रोफैरड। इसको भी आप 2 माइक्रोफैरड कर लो, सभी को 2 कर लो आप। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड और ये भी है आपका 2 माइक्रोफैरड। अब आपको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में कितना आएगा। ठीक है, A और B के बीच में आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा, अब मैं देखो बताता हूं। अब इन दोनों को अगर आप देखो, ये दोनों किसमें हैं बताओ आप, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनको ऐड करने के बाद 2 माइक्रोफैरड बाई 2 मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा आपको, C इक्विवेलेंट अगर इसका आप लिखोगे तो 2 माइक्रोफैरड बाई 2 मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये क्या है, अब इसको हम फिर से रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ये आपका एक बैटरी है V जिसको हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी कंडीशन, देखो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी।
इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी C इक्विवेलेंट अगर हम लिखें तो 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, जैसे उसका आया था 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे एक 1 माइक्रोफैरेड का हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितने का हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड का, और एक ये यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा, और यहाँ पे बैटरी आ जाएगी आपकी, ये 2 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, अब बताओ, अब ये 2 और ये 1 किस में है, पैरेलल में है। 2 और 1 पैरेलल में आ रहे हैं। 2 और 1 अगर पैरेलल में आ रहे हैं तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 और 1 को आप ऐड कर दोगे तो कितना मिल गया आपको, इन दोनों को अगर आप देखो, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन दोनों के क्या करोगे आप, 1 + 2 दैट इज 3 माइक्रोफैरेड, यही तो आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहां से आप इसको लिखो तो कितना आ जाएगा बताओ आप। अब ये इस तरीके से आ जाएगा, बैटरी आपकी यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरेड, और ये आ गया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब इन दोनों का आपको कैपेसिटेंस निकालना है, इन दोनों को अब आपको ऐड करना है, तो कितना आएगा बताओ आप। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ये किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में अगर आप निकालोगे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ आप, 1 और 3 सीरीज में है, तो 1 × 3 डिवाइडेड विद 1 + 3 ये आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट 1/1 + 1/3 यही तो मिलेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, पैरेलल में क्योंकि सीरीज में है दोनों, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो 3 + 1/3 तो ये 4 मिल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब कुछ दूसरे टाइप की कंडीशन आपको दी हुई है, कुछ दूसरे टाइप का कैपेसिटेंस मैं देता हूँ, उसका आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, प्लेट्स मैं दूंगा, उन प्लेट्स का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 4 प्लेट्स ऐसे दी हुई हैं, चारों का डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल प्लेट हैं, तो इनको दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो आपको इस A और B के बीच में बताना है, ये A है और ये B है। ठीक है, A और B के बीच में आपको बताना है कि कैपेसिटेंस कितना आएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 4 प्लेट्स ऐसे ही दी हुई हैं, वहाँ पे भी 4 प्लेट्स दी हुई हैं, क्या निकालना है, पहले और इसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो इसके और इसके बीच में आपको क्या निकालना है, A और B के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन सबका सेम है, एरिया सबका सेम है, एरिया सबका मैं मान लेता हूँ स्मॉल a है, और सेपरेशन सबके बीच का कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। ट्राई कर लो आप, फिर मैं बताता हूँ। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो इसमें हम करते क्या हैं, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करते हैं, बीच वाली जो हमारी प्लेट्स होती हैं हम उनको 2 प्लेट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लेट 1, यहाँ पे 2 सरफेस इसका आ रहा है, 2 सरफेस फेसिंग है, एक सरफेस इसको फेस कर रहा है तो एक कैपेसिटर बनाएगा, दूसरा सरफेस दूसरी प्लेट को फेस कर रहा है तो दूसरा कैपेसिटर बनाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ 2, और इसको मैं बोल देता हूँ 3, इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 5, और इसको मैं बोल देता हूँ 6। आपको देख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं और बड़ा बनाता हूँ। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है ना,
ये दोनों वायर के थ्रू कनेक्टेड है, इसके और इसके बीच आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आप बोल दो प्लेट 1, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और दूसरा फेस इसका 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। तो जितने फेसिंग सरफेसेस हैं सभी फेसिंग सरफेसेस को आप 1 2 3 आप मान लो, ए और बी। अब क्या करो, इसका आप डायग्राम बना दो एज ए कैपेसिटर। एज ए कैपेसिटर अगर आप बनाओगे तो 1 और 2 आपके कुछ ऐसे दिए हुए हैं, ये एक कैपेसिटर बन गया, ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका 3 प्लेट है, प्लेट नंबर 3, और 3 और 2 के बीच में आपका बी है, तो बी आपका यहाँ से है, ये आपका बी है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी प्लेट आती है 4 और यहाँ पे प्लेट आती है 5, ये हो गई 4 और ये हो गई 5, और 4 5 के बीच में आपका ए है, ये कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपकी प्लेट आती है 6, ठीक है। अब ये प्लेट कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई, ठीक है। अब 6 और 1 आपको पता है 6 और 1 क्या है, कनेक्टेड है, तो 6 और 1 को आप कनेक्ट कर दो, ये आपका कैपेसिटेंस का डायग्राम बन गया। और इन सभी का कैपेसिटेंस क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले आप बनाओ, डायग्राम बना लो आप, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूं। कर लिया होगा आपने, चलो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। अब यहीं पे मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। ये है, तो इसको अगर आप निकालो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको आप मान लो पॉइंट सी, तो इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका भी पॉइंट क्या होगा, सी होगा। तो यहां पे आप 3 पॉइंट लिख लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और एक पॉइंट कर दो आप यहां पे कहीं पे पॉइंट सी, ठीक है ना। 3 पॉइंट आप कर दो, तो अगर ये पॉइंट ए है आपका तो यहां पे भी ए होगा, ये पॉइंट बी है तो यहां पे भी बी होगा। तो देखो पहला कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है, सी और ए के बीच कनेक्टेड है, तो इसको आप सी और ए के बीच कनेक्ट कर दो, सी और ए के बीच आपने कनेक्ट कर दिया। दूसरा कैपेसिटेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच, तो इसको आप ए और बी के बीच कनेक्ट कर दो, कर दिया आपने। तीसरा कैपेसिटेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच आप इसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास 3 ही कैपेसिटेंस थे, ठीक है ना। अब ये हमारे 3 कैपेसिटेंस आ गए। अब हमें निकालना है कि इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो सभी का सी कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि एरिया सबका सेम है और क्या है, डिस्टेंस सबकी सेम है, ठीक है। तो अब यहां से निकालो। अब ये दोनों आपको पता है किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है, तो इनका कितना आएगा, C/2, और ये C किसमें है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, C + C/2 दैट इज 3/2C, और C इक्विवेलेंट अगर मैं एरिया के टर्म में लिखूं और इसके टर्म में, D के टर्म में, तो 3ε0 A/2D, ये आ गया आपका C इक्विवेलेंट। समझ आया। तो इस तरीके से आप करोगे, फटाफट आप इसको नोट डाउन करो और सेकंड को आप फिर से ट्राई करो। अगर आपका पहली बार में नहीं आया था तो आप जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड से आप इसको दोबारा ट्राई करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हम यहाँ पे पॉइंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं उनको हम सेम पॉइंट मान लेते हैं, उनको हम सेम पॉइंट मान के उतने पॉइंट हम क्या करते हैं, स्पेस में ले लेते हैं, और सभी जितने भी कैपेसिटर या जो भी हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इजीली आ जाता है, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं आपको इस दूसरे क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। अब इसमें क्या गिवन है, इसको भी मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाता हूं तो आपको बढ़िया से दिखेगा। ये आपके प्लेट्स हैं, इसके और इसके बीच में आपको बताना है, ये है ए और ये है बी। तो आपको मैंने बताया था जो पहली सरफेस होती है, जो फेसिंग सरफेस होती है, इसको मैंने 1 मान लिया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि ये दो तरफ फेस कर रहा है, एक इधर भी कैपेसिटेंस बनाया गया, एक इधर भी। तो ये इसका कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। अब इसको आप सर्किट में बना लो, तो सर्किट में क्या आएगा बताओ आप। सबसे पहले आपकी प्लेट 1 आएगी,
और क्या आएगी, प्लेट 2, यहाँ पे प्लेट आएगी 1, ये है 2, ये प्लेट है 3 और ये प्लेट है 4। तो 2 और 3 के बीच में आपका ये कनेक्टेड है। चलो पहले मैं सारी प्लेट्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। 4 और 5 कनेक्टेड है, ये 5 हो गया। अब उसके बाद ये कितना हो गया, 6 हो गया। इतने ही प्लेट्स हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं, अब देखो 6 और 2 और 3 के बीच कनेक्शन है, 6 से स्टार्ट होता है और 2 और 3 के बीच कनेक्शन है, ठीक है। अब हम ए वाला कनेक्शन कितना है, 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के बीच में हमारा क्या है, पॉइंट ए है, ठीक है। और बी पॉइंट हमारा कहाँ है, प्लेट 1 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है। समझ आया? इस तरीके से आप बना लोगे, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। इसको आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आएगी कंडीशन। ये ड्रॉ कर लो आप, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो, इसको अगर आप देखते हो, अब यहाँ से इसको मैं अब सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपका सेम रहेगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहला कैपेसिटेंस ये पॉइंट बी है, इसको मैंने क्या मान लिया, ये मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने पॉइंट सी मान लिया। अगर मैंने ये पॉइंट सी माना तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। मुझे टोटल कितने पॉइंट मिले, सेम पोटेंशियल पॉइंट को हम सेम पॉइंट मानते हैं। टोटल मुझे कितने पॉइंट मिले, सी, ए और बी, 3 पॉइंट मिले। तो अब मैं इनको स्पेस में ले लूँगा। स्पेस में मैंने ले लिया ए, बी और यहाँ पे मैंने कर दिया सी। अब मैं सारे कैपेसिटर को देखूंगा। पहला कैपेसिटर जो ये मेरा कैपेसिटर है वो सी और ए के बीच में कनेक्टेड है, तो ये कहाँ कनेक्टेड है, सी और ए के बीच में। पहला मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा किसके बीच में कनेक्टेड है, सी और ए के बीच में। दूसरा भी किसके बीच में है, सी और ए के बीच में कनेक्टेड है। सी और ए के बीच में मैंने दूसरा भी कनेक्ट कर दिया। तीसरा किसके किसके बीच कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। तीसरा किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। इसको मैंने सी मान लिया, तो ये भी सी और ये भी सी। तो अब इन दोनों को बताओ, ये दोनों आपके किस में हैं, पैरेलल में हैं। पैरेलल में होने के कारण इनका कैपेसिटेंस C/2 आएगा। अब इसका इक्विवेलेंट लिखो, C इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ आप। ये पैरेलल में था, C/2 आया। अब C/2 के बाद चलो मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं अब फर्दर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे का तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। ये A हो गया, ये B हो गया, बीच में आपका जो पॉइंट था वो C था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना आ गया, C/2 आ गया, और ये कितना आ गया, C आ गया। अब इसका मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/C प्लस 1/C कितना मिल जाएगा बताओ आप, 3/C मिल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/3, ये आ गया। अब अगर आप C की वैल्यू रख दो तो C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, स्मॉल a इसका एरिया है, स्मॉल a/3d, ये आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बचा हुआ है, और इनफाइनाइट सीरीज में अगर दिए हुए हैं कैपेसिटेंस तो उनको आप कैसे निकालोगे, ये भी आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके आगे वाले टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्या कमी है वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।